हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का कम से कम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और ये मैराथन क्लास रहेगा। आप कितनी टाइम तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। तो आप लोग मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा बहुत आसानी से, और आप लोगों के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों को दो वीडियो दूंगा, जिसमें दोनों वीडियो थोड़ा लंबा लंबा रहेगा, मतलब लगभग 20 मिनट के ऊपर का ही रहेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को अच्छे से पूरा एकदम समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है धान का खैरा रोग। तो धान का खैरा रोग क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो खैरा रोग धान के पत्तियों में लगने वाला रोग होता है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग होता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो धान की पत्तियां होती हैं वह हल्के पीले रंग के कई धब्बों में बदल जाती हैं या कई धब्बे बनते हैं, जो बाद में कथई रंग के हो जाते हैं। इस रोग से पौधा बौना रह जाता है और उपज कम हो जाती है। प्रभावित पौधे की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग क्या होता है? खैरा रोग। दोस्तों, एग्जाम में आप लोगों को धान का खैरा रोग देगा या तो सिर्फ दे देगा खैरा रोग। तो खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। इससे पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इस रोग से पौधा बौना रह जाता है और उपज में कमी होती है। प्रभावित पौधे की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती हैं। तो यह हो गया धान का खैरा रोग। अगला है दोस्तों परपोसी बैक्टीरिया। परपोसी बैक्टीरिया, पहला आप लोग समझ में आ गया होगा। परपोसी बैक्टीरिया क्या होता है? तो परपोसी बैक्टीरिया का उपयोग प्रतिजैविक बनाने, मतलब दोस्तों एंटीबायोटिक बनाने, दूध से दही बनाने में किया जाता है। और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले परपोसी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो परपोसी बैक्टीरिया क्या होता है? परपोसी बैक्टीरिया का उपयोग प्रतिजैविक बनाने, दूध से दही बनाने में किया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में उपस्थित परपोसी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। आगे दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सॉरी नाइट्रीकरण। इसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो नाइट्रीकरण क्या होता है? उम्मीद करते हैं मैं जितना भी बता रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है या जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। जो नाइट्रीकरण होता है यह एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनता है। यह जो दोस्तों क्रिया होती है नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। नाइट्रीकरण नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाइट्रीकरण जो होता है वह नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर क्या होता है? राइजोस्फीयर जो होता है दोस्तों, वह मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं, छोटे क्षेत्र को कहते हैं, जो पौधे की जड़ से निकलने वाले द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होती है। जैसे दोस्तों ये कोई पौधा हो गया, तो राइजोस्फीयर जो होता है उस पौधे के छोटे से ही क्षेत्र में पाया जाएगा, जो इस पौधे से निकलने वाले जो द्रव्य हैं उनसे सीधे प्रभावित होगा और जो सूक्ष्म जीव है उनसे सीधे प्रभावित होगा। तो राइजोस्फीयर क्या होता है? राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं, जो पौधे की जड़ से निकलने वाली द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होती है। अब आता है दोस्तों कि जो बाजरा होता है उसमें सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है? सबसे कब सिंचाई करनी चाहिए, सबसे अच्छी अवस्था कब होती है? तो जब दोस्तों बाजरे में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पूछा है तो पुष्पावस्था से पूर्व, जब बाजरे में पुष्पावस्था नहीं रहा हो उससे पहले, या बुआई के लगभग 45 दिन के बाद, या पुष्पावस्था पर, या बुआई के लगभग 70 दिन के बाद सिंचाई करना अच्छी उपज के लिए लाभदायक होता है। तो आप कह सकते हैं बाजरे में पुष्पावस्था से पहले सिंचाई करनी चाहिए और पुष्पावस्था पर सिंचाई करनी अच्छी उपज के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था इक्रिसेट, ICRISAT, सॉरी SAT, इसका पूरा नाम।
तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, नहीं दोस्तों, फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रिसेट का पूरा नाम होता है। इसी में एक पूछा था CSAUAT का पूरा नाम, CSAUAT, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। फॉर्म लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। तो यह है CSAUAT का पूरा नाम, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। मतलब अभी तो दोस्तों बहुत कम हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे पेस्टिसाइड क्या होता है। पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। जो पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड का प्रयोग हम लोग किस किस लिए करते हैं? या दोस्तों, जो पेस्टिसाइड होता है, पहली बात तो यह जैविक मिश्रण होता है, जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका पौधा है, आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो उसको आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करके उनको मार देंगे। आपका पौधा है, आप उसमें पहले ही छिड़काव कर दें कि इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वह न लगें। आपका पौधा है, आप उसे बुआई से पहले ही छिड़काव कर दिए कि आपके पौधे में जो कीड़े मकोड़े वह न लगे, तो इसी को दोस्तों पेस्टिसाइड कहते हैं, जो छिड़काव आप कर रहे हैं। पेस्टिसाइड रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। एक मैं आप लोगों को एकदम आसान बता रहा हूँ, आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने पेस्ट पढ़ा है, मैं कई बार पेस्ट बता चुका हूँ। तो कोई भी जीवधारी जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है, आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है, उसे पेस्ट कहते हैं। तो आपने पेस्ट पढ़ा कि कोई भी जीवधारी जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। अब दोस्तों, वे रासायनिक पदार्थ जो पेस्ट को मार देते हैं, पेस्ट को मार देते हैं, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। तो दोस्तों यही हो गया पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? कोई भी जीवधारी या कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो पेस्ट को मारने का कार्य करते हैं उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे पेस्टिसाइड क्या होता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने पेस्ट, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत बताया, जैसे आपके खेत में कोई कीड़ा है वो लग रहा है, तो आप लोग इस कीड़ा एक पेस्ट हो गया क्योंकि वो आपको आर्थिक नुकसान कर रहा है। आप उसी कीड़े कीड़े के ऊपर किसी रसायन का छिड़काव करके उस कीड़े को मार देंगे, तो वही जो रसायन आप छिड़केंगे वही पेस्टिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है अरंडी। अरंडी का महत्व बताइए। अरंडी का महत्व, तो अरंडी आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गांव में सब लोग उसे हमारी तरफ रेड़ कहते हैं। तो उससे हम लोग पहले बचपन में खेलते भी थे। तो उसके जो पत्ते होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। पहले जब घाव लग जाता था तो उसी को, उसमें नीम का पत्ता डालकर और जो अरंडी का पत्ता है उसमें नीम के पत्ते को डालकर उसको बांध कर आग में डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद उसे निकाल कर जहाँ पे घाव होता था वहाँ पे बांधा जाता था।
तो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों अरंडी में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के घाव को जल्दी भरने में असरदार होते हैं। चलिए देखते हैं अरंडी का महत्व क्या होता है। अरंडी का इस्तेमाल घाव जल्दी भरने के लिए किया जाता है। अरंडी के पत्ते में कई ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के घाव को जल्दी भरने में असरदार होते हैं। अरंडी के पत्तों का उपयोग सूजन की कम करने के लिए भी किया जाता है। तो यह था अरंडी का महत्व। तो अरंडी का महत्व और पेस्टिसाइड क्या होता है, सब कुछ अभी तक हमने जितना था आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब भाई दोस्तों बीज उपचार। बीज उपचार क्या होता है? सीड ट्रीटमेंट। हम लोग सीड ट्रीटमेंट हर फसल की दोस्तों जब बुआई करते हैं उससे पहले सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो वह बीज उपचार होता क्या है? एग्जाम पूछ दिया तो आप क्या लिखेंगे? तो बीज उपचार जो होता है ये एक प्रक्रिया होती है। बीज उपचार एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे को बीमारियों एवं कार्यों से जिसमें पौधे को बीमारियों एवं कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन या जैव रसायन या ताप से उपचारित किया जाता है। पोषक तत्व के स्थिरीकरण हेतु जीवाणु कल्चर का भी दोस्तों कभी कभी प्रयोग किया जाता है। तो जो बीज उपचार होता है यह क्या होता है? बीज उपचार एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे को दोस्तों आप क्या देखते होंगे कि जो बीज होता है बुआई से पहले उसे उपचारित कर दिया जाता है किसी रसायन से। कोई रसायन होता है उसे उपचारित कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो पौधा हम बुआई कर रहे हैं उसमें कीट न लगे, कोई बीमारी पैदा ना हो। इसकी वजह से हम लोग बीज उपचार करते हैं। तो बीज उपचार क्या होता है? बीज उपचार एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे को बीमारियों एवं कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन या जैव रसायन या ताप से उपचारित किया जाता है। या दोस्तों पोषक तत्व स्थिरीकरण हेतु जीवाणु कल्चर का भी उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जीवाणु कल्चर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जीवाणु कल्चर क्या होता है, आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो यह था बीज उपचार। बीज उपचार हम क्यों करते हैं? बीज उपचार हम इसलिए करते हैं क्योंकि पौधे को कोई बीमारी या कोई कीट न लगे। और कभी कभी हम जीवाणु कल्चर से भी उपचारित करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों गोल्डन राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस में जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। गोल्डन राइस क्या होता है? तो स्विस फेडरल तकनीक संस्थान जूरिक के प्रोफेसर, स्विस फेडरल तकनीकी संस्थान जूरिक के प्रोफेसर दोस्तों उनका नाम था इनगो प्रोटिक्स। और फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के पीटर वायर, इन दोनों ने जादुई धान का आविष्कार किया। तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पूछेगा गोल्डन राइस, वंडर राइस या कुछ भी पूछ सकता है। गोल्डन राइस पूछ सकता है, वंडर राइस भी पूछ सकता है। तो आप लोग को यही लिखना है। तो स्विस फेडरल तकनीकी संस्थान जूरिक के प्रोफेसर एक थे इनगो प्रोटिक्स और फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के पीटर वायर ने इस जादुई धान या वंडर राइस का आविष्कार किया जिसे गोल्डन राइस कहा जाता है। वंडर राइस को ही गोल्डन राइस कहा जाता है। तो यह क्या है दोस्तों गोल्डन राइस? गोल्डन राइस वास्तव में एक ट्रांसजेनिक प्रजाति है। गोल्डन राइस वास्तव में एक ट्रांसजेनिक प्रजाति है जिसमें प्रोविटामिन अल्फा तथा बीटा कैरोटीन, आप लोग जानते होंगे प्रोविटामिन अल्फा तथा बीटा कैरोटीन जो होता है उसकी मात्रा जो गोल्डन राइस होती है इसके अंदर अधिक होती है। जो शिशुओं में बहुप्रचलित बीमारी एक थी जीरो पैथेलमिया, यह दोस्तों शिशुओं में बहुत प्रचलित बीमारी थी जिससे क्या होता था, शिशु आंशिक अंधापन या पूर्ण अंधापन हो जाते थे। तो वास्तव में जो एक गोल्डन राइस है, यह एक ट्रांसजेनिक प्रजाति जिसमें प्रोविटामिन अल्फा तथा बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। जो शिशुओं में बहुप्रचलित बीमारी जीरोपैथेलमिया जिसके कारण बच्चों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अंधापन हो जाता है, उसके निवारण के लिए वरदान सिद्ध हुआ। क्योंकि दोस्तों अब बात पूछ जाएगा कि जो गोल्डन राइस है इसका नाम गोल्डन राइस ही क्यों पड़ा, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा? तो गोल्डन राइस इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो बीटा कैरोटीन होता है उसका प्राकृतिक रंग पीला होता है। इसलिए इस प्रजाति का जो चावल होता है वह अन्य प्रजातियों की चावल की अपेक्षाकृत पीला दिखाई देता है। यही कारण है कि इन प्रजातियों को गोल्डन राइस कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग गोल्डन राइस समझ गए होंगे। यदि पूछ दिया गोल्डन राइस का आविष्कार किसने किया था या खोज किसने की थी, तो स्विस फेडरल तकनीकी संस्थान ज्यूरिख के प्रोफेसर इनगो प्रोटिक्स और फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के पीटर वायर ने जादुई धान या वंडर राइस या गोल्डन राइस का खोज किया था या आविष्कार किया था।
तो अब पूछ दिया गोल्डन राइस होता क्या है। तो वास्तव में गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक प्रजाति होती है जिसमें प्रोविटामिन अल्फा तथा बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो शिशुओं में बहुप्रचलित बीमारी जीरोपैथेलमिया, जिसके कारण क्या होता था, बच्चे में आंशिक अंधापन या पूर्ण रूप से अंधापन हो जाता था, उसके निवारण के लिए वरदान सिद्ध हो गया। क्योंकि दोस्तों बीटा कैरोटीन का प्राकृतिक रंग पीला होता है, इसलिए इस प्रजाति का चावल अन्य प्रजातियों की अपेक्षा पीला दिखता है। यही कारण है इन प्रजातियों को गोल्डन राइस कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों टॉपिक है डैपोग विधि। धान की दोस्तों नर्सरी तैयार करने की एक विधि होती है ये डैपोग विधि। डैपोग विधि क्या होता है? ये तीसरी विधि होती है धान उत्पादन की दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करने की। तो ये होता क्या है? यदि एक शब्द में कहें तो डैपोग विधि जो है, इसमें बिना मिट्टी के पौधे को तैयार किया जाता है। बिना मिट्टी के धान के पौधे को तैयार किया जाता है डैपोग विधि में। तो डैपोग विधि क्या है? डैपोग विधि धान की पौध उगाने की एक विधि है जो फिलीपींस से प्रचलित है। एक नंबर में पूछ सकता है कि डैपोग विधि कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो फिलीपींस हुआ होता है वहां से शुरू हुई थी क्या? डैपोग विधि। तो धान की पौध तैयार करने की एक विधि है जो फिलीपींस से प्रचलित है। इस विधि में पौध को बिना मृदा को उगाते हैं। आप एक एक पॉइंट समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। इस विधि में जो पौध होते हैं उसको बिना मृदा के उगाते हैं। इसको उगाने के लिए क्या करते हैं? बीज को 10 से 12 घंटे तक बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर बाद में उसे निकालकर नम रखकर अंकुरित किया जाता है। जो बीज होता है उसे 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दिया जाता है। उसके बाद उसे निकालकर नम रखकर उसे अंकुरित कर लिया जाता है। पानी में से निकालेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा नमी देंगे तो बीज जो होगा वह अंकुरित हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? जो अंकुरित बीज है उस बीज को जीरो, जैसे दोस्तों आपका फर्श है, इसी फर्श पर 0.5 सेंटीमीटर मोटी तरह सीमेंट के फर्श पर फैला देंगे। यहीं पर 0.5 सेंटीमीटर की तरह से इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद ऊपर से पॉलीथीन की चादर या पुआल पत्ती से 5 सेंटीमीटर ढक दिया जाता है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद इसे 5 सेंटीमीटर ऊपर से पुआल या प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इसके बाद इसे लगातार नमी दिया जाता है, मतलब नम बनाए रखा जाता है। पौध को तैयार करने में खाद व उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पौध 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। जो पौध होता है वह 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। तो यही थी धान की डैपोग विधि। तो धान की डैपोग विधि क्या है? एग्जाम में पूछेगा डैपोग विधि या धान की डैपोग विधि पूछ सकता है। तो यह पूछ सकता है धान के नर्सरी तैयार करने की तीसरी विधि बताइए। तो डैपोग विधि जो होती है धान के उत्पादन करने की या धान के पौध तैयार करने की एक विधि होती है जिसमें बिना मृदा के पौध को तैयार किया जाता है। जिसको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर बाद में निकालकर इनको नम रखकर अंकुरित किया जाता है। अंकुरित बीज को 0.5 सेंटीमीटर की मोटी परत सीमेंट के फर्श पर फैला देते हैं। उसके बाद पॉलीथीन की चादर या पुआल की पत्तियों से 5 सेंटीमीटर ढक दिया जाता है। लगातार इसको नम बनाए रखते हैं। पौध को तैयार करने में खाद व उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। पौध 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। तो यह था दोस्तों डैपोग विधि। अब अगला है दोस्तों IPRI। IPRI IPRI का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल प्रिवेंशन प्रिवेंशन इंटरनेशनल प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है दोस्तों IRRI। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI का पूरा नाम है। IGFRI का पूरा नाम क्या है? IGFRI। इसका पूरा नाम क्या दोस्तों? ये सब जो भी मैं फुल फॉर्म वाला बता रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम पूछा गया है। तो IGFRI का पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड, हम लोगों को ग्रासलैंड पढ़ना है किसमें? इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेशन मैनेजमेंट में। तो IGFRI का पूरा नाम होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह दोस्तों IGFRI का पूरा नाम है। फिर सुन लीजिएगा IPRI का पूरा नाम है इंटरनेशनल
प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI का पूरा नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFRI का पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उम्मीद करते हैं हम जितना भी बता रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, संकर मक्का एवं संकुल मक्के में अंतर। संकर मक्का और संकुल मक्के में क्या अंतर है? तो दोस्तों देखिएगा, जो संकर मक्का होता है इसका बीज जो है प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, लेकिन जो संकुल मक्का होता है इसके बीज को 3-4 वर्ष तक बिना बदले उगा सकते हैं। जो संकर मक्का होता है इसके प्रजाति के जो पौधे होते हैं वह छोटे होते हैं जिसके कारण मजबूत होते हैं, लेकिन जो संकुल मक्का होता है इसके पौधे बड़े होते हैं जिसके कारण थोड़ा सा भी हवा चलता है तो गिर जाते हैं। अगला पॉइंट है, जो संकुल मक्का होता है यह स्थानीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता कम होता है। इसका दोस्तों स्थानीय जो परिस्थिति उसके प्रति अनुकूल नहीं होता है, लेकिन जो संकुल मक्का होता है यह स्थानीय परिस्थिति के प्रति अनुकूल होता है। जो संकर मक्का होता है इसमें खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है और जो संकुल मक्का होता है इसमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। तो यह दोस्तों संकर मक्का और संकुल मक्का में अंतर हो गया। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन लघु धान्य फसल। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा था एग्जाम में, लघु धान्य फसल। तो लघु धान्य फसल होता क्या है? लघु धान्य फसल खेती सॉरी लघु धान्य फसल की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। जो लघु धान्य फसल होते हैं इनकी जो खेती है खरीफ मौसम में की जाती है। सावा, काकुन एवं रागी को मक्का के साथ मिश्रित फसल के रूप में लगाते हैं इसे। ये फसल गरीब एवं आदिवासी क्षेत्रों में उस समय उगाया जाता है या उस समय लगाया जाता है जिस समय उनके पास किसी प्रकार का अनाज खाने को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये फसल अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रारंभ में पककर तैयार हो जाती हैं, जबकि अन्य खाद्यान्न फसलें इस समय पर नहीं पक पाती और बाजार में खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ जाने से गरीब उन्हें खरीद नहीं पाते। तो दोस्तों यह था छोटे धान्यों का महत्व या लघु धान्यों का। लघु धान्य फसल, लघु धान्य फसल क्या होता है? लघु धान्य फसल की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। सावा, काकुन एवं रागी को मक्का के साथ मिश्रित फसल के रूप में लगाते हैं। ये फसल गरीब या आदिवासी क्षेत्र में उस समय लगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है जिस समय उनके पास किसी प्रकार का अनाज खाने को उपलब्ध नहीं होता है। तो जो लघु धान्य फसल, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जब खाने के लिए पैसा नहीं होता, खाने के लिए कोई अनाज नहीं होता, उस समय वह लोग इस फसल को लगाते हैं। ये फसल अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रारंभ में पककर तैयार हो जाती हैं, जबकि अन्य खाद्यान्न फसलें इस समय पर नहीं पक पाती। बाजार में खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ जाने से गरीब उन्हें खरीद नहीं पाते, जिसकी वजह से दोस्तों अपना लघु धान्य फसल की खेती करते हैं। अब आता है मोटे धान्यों का महत्व। मोटे धान्यों का महत्व, मोटे अनाज जो है उनका क्या महत्व है? जैसे दोस्तों जव हो गया आपका, तो इन सभी का क्या महत्व है? ये तो दोस्तों जो मोटे अनाज होते हैं ये सब इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। आप लोग जो कोविड टाइम आया था तो उस समय क्या होता था, सब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो बहुत से जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे और बहुत से लोग जौ की रोटी खाते थे। तो ये सब दोस्तों इसलिए खाया जाता था क्योंकि ये सब इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और जो कोविड होता था जिसके इम्यूनिटी कम होती थी उसी को कोविड होता भी था। तो जो मोटे धान्य होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। मिलेट्स में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6 मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं जो मोटे अनाज होते हैं इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6 मौजूद होते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार एसिडिटी की समस्या से मिलेट्स में फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों जिसको एसिडिटी की समस्या उसके लिए भी जो मोटे अनाज होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे शरीर में इसमें विटामिन B3 होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है। तो यह था दोस्तों मोटे दाने का महत्व। अगला क्वेश्चन है, मक्के में नर मंजरी तोड़ने की आवश्यकता। मक्के में नर मंजरी तोड़ने की आवश्यकता। मक्के में नर मंजरी तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पहले मैं आप लोग बता देता हूँ क्यों पड़ती है। क्योंकि दोस्तों मक्के में यदि नर मंजरी उसकी नहीं तोड़ी जाएगी तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, उसकी उपज में कमी आ जाती है इसकी वजह से। चलिए देखते हैं कब तोड़ा जाता है। जैसे ही पौध में नर मंजरी निकलना प्रारंभ हो उसे आधार से तोड़कर अलग कर देना चाहिए। विलंब से तोड़ाई करने पर गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
इसकी तुड़ाई 15 दिन के अंदर 2 से 3 बार करना चाहिए। तो यह था मक्के में नरमनी तोड़ने की आवश्यकता है और समय कब तोड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पडलिंग। पडलिंग क्या होता है? पडलिंग पडलिंग क्या होता है? यह दोस्तों एक गीली जुताई होती है। चलिए देखते हैं। धान के पौधे की रोपाई से पहले पडलिंग की प्रक्रिया बेहद जरूरी होती है। यह एक तरह से खेत की गीली जुताई होती है। आप लोग एक शब्द में लिख सकते हैं कि पडलिंग जो होता है यह एक तरह से खेत की गीली जुताई होती है। इसके लिए खेत की अंतिम जुताई के बाद, जब हम धान की खेत तैयार करते हैं दोस्तों, उसके लिए खेत की अंतिम जुताई के बाद खेत में पानी भरकर देसी हल, प्लाव या कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को अच्छी तरह मथा जाता है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है और तथा रोपाई में आसानी होती है। इसी प्रक्रिया को पडलिंग कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जब हम धान की खेत तैयार कर रहे हैं उसमें आखिरी जुताई के बाद खेत में पानी भरकर देसी हल, प्लाव या कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को अच्छी तरह से मथा जाता है। इसी प्रक्रिया को पटलिंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पेगिंग। पेगिंग क्या होता है? पेगिंग, तो मूंगफली में पेग बनने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। एक शब्द में इसे बोल सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं क्या होता है। मूंगफली में बडिंग ओवरी को पेग कहते हैं। मूंगफली में जो बडिंग ओवरी होता है, बडिंग, इसको मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। ओवरी होता है, उसे पेग कहते हैं। आप लोग मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप, ये मूंगफली का कोई प्लांट है दोस्तों, ये इसकी जड़ें हैं, ये मिट्टी है नीचे। तो मूंगफली के पौधे में ऐसे इस आकार का धागे नुमा दोस्तों पेग निकलता है। ये सब दोस्तों पेग है। यही धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है। ये जब मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर मूंगफली बनता है। मूंगफली दोस्तों यहीं पर बनता है। तो यही दोस्तों मूंगफली की पेगिंग है। यह दोस्तों पेग है। पेग में तो दोस्तों यही जब इसकी जो धागीनुमा संरचना मिट्टी के अंदर प्रवेश करेगी तो इसी प्रक्रिया को पेगिंग कहते हैं। मूंगफली में पेग बनने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। तो मूंगफली में बडिंग ओवरिंग को पेग कहते हैं और यह नीचे मिट्टी की ओर बढ़कर मिट्टी में फैल जाता है। इसी फूल से पेग बनने की प्रक्रिया को पेगिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया, तो पेगिंग आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है टॉपिंग। टॉपिंग क्या होता है? टॉपिंग हम लोग ये देख रहे हैं कपास में दोस्तों, सब चीज में टॉपिंग होती है। जब कपास की फसल की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक पहुंचती है तो टॉपिंग अर्थात शिखर स्टेम को हटा देना चाहिए। यह पौधे के टीलर, शाखाओं और बोल की संख्या में वृद्धि करने में मदद करता है। दोस्तों टॉपिंग, किसी पौधे में टॉपिंग का मतलब क्या होता है कि उसके शीर्ष से उसको काट कर अलग कर देना। इसके बाद आता है टीएमबी। टीएमबी क्या होता है? टीएमबी, टीएमबी का पूरा मतलब टोबैको मोजेक वायरस। यह रोग एक विषाणु के द्वारा फैलता है जिससे पत्तियों पर गहरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, फसल कमजोर हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए रोगी पौधे को हवा देनी चाहिए, रोग रोधी पौधे को उगाना चाहिए। यदि रोग की प्रारंभिक अवस्था दिख रही है तो आप लोगों को टैनिक अम्ल जो होता है उसका 1% का पौधे पर छिड़काव कर देना चाहिए। तो यह था टीएमवी वायरस। इसके बाद आता है गन्ने का लाल सड़न और रोकथाम। गन्ने का लाल सड़न रोग क्या होता है, तो क्यों होता है? गन्ने के जो लाल सड़न रोग होता है वह एक दोस्तों फफूंदी आती है जिसका नाम है कोलीटोट्राइकम। कोलीटोट्राइकम फैल्केटम। यह दोस्तों एक फफूंदी है। इसी फफूंदी के कारण जो गन्ने होता है उसमें लाल सड़न रोग लगता है। तो गन्ने का प्रमुख रोग लाल सड़न रोग कोलीटोट्राइकम फैल्केटम नामक फफूंदी के कारण फैलता है। पहले तीसरी पत्ती या चौथी पत्ती सूखती है, इसके बाद ऊपर का हरा भाग सूख जाता है, गन्ने के ऊतक लाल हो जाते हैं और इन पर लाल सफेद धारियां पड़ जाती हैं। सूखने पर दोस्तों जो गन्ने में लाल सड़न रोग है उसको यदि आप सूखेंगे तो शराब के जैसी बदबू आएगी। यह रोग मुख्य रूप से टुकड़ों द्वारा फैलता है। हम उसकी बुआई करते हैं तो उसके द्वारा फैलता है। अब दोस्तों एग्जाम पूछ देगा कि मक्के में लाल सड़न रोग और उसका रोकथाम लिखिए। तो इसका रोकथाम कैसे हम करेंगे? तो इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले हम कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो स्वीकृत जाति है उसी को बोएं। जैसे COS 510, BO 70, BO 91। तो इन्हीं सब प्रजातियों को, आदि दोस्तों बहुत सी प्रजातियां भी हैं, मैं इतना ही बता रहा हूँ। इन सभी प्रजातियों को हमें अपने क्षेत्र में बोना चाहिए। और अगला पॉइंट है बीज को स्वस्थ लेना चाहिए। हमें बुआई से पहले बीज को स्वस्थ लेना चाहिए और बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए।
अगला पॉइंट है रोगी खेती की पेड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है जैसे ही आपको पौधे पर रोग के लक्षण दिखाई दे उसको उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों यह था रोकथाम। आगे देखेंगे हम लोग नेपियर घास। नेपियर घास क्या होता है? नेपियर घास, इसे हाथी घास भी कहते हैं। हाथी घास, नेपियर घास या हाथी घास। तो क्या होता है? नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारे की फसल है। इसके पौधे गन्ने की भांति लंबाई में बढ़ते हैं। पौधे से 40 से 50 तक कल्ले निकलते हैं। जो नेपियर घास होता है यह बहुवर्षीय चारे की एक फसल है। इसके पौधे गन्ने की भांति लंबाई में बढ़ते हैं। पौधे से 40 से 50 तक कल्ले निकलते हैं। इसे हाथी घास भी कहते हैं। संकर नेपियर घास अधिक पौष्टिक एवं उत्पादक होता है। जो संकर नेपियर घास होता है वो अधिक पौष्टिक एवं उत्पादक होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे टॉप ड्रेसिंग क्या होता है। टॉप ड्रेसिंग बहुत ही आसान है दोस्तों। टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग क्या होता है? खाद एवं उर्वरक युक्त मिट्टी के मिश्रण की एक ताजा परत को सीधे जमीन के ऊपर फैलाना ये टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। जैसे दोस्तों खाद हो गया और उर्वरक, खाद और उर्वरक युक्त मिट्टी जो होती है उसी के मिश्रण की एक ताजा परत को सीधे, मतलब ताजा मतलब दोस्तों इन दोनों का ही सिर्फ परत हो, इन दोनों के परत को सीधे जमीन के ऊपर फैलाना ही क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। जैसे दोस्तों आपने खाद और उर्वरक को एक साथ मिला लिया, उसके बाद ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आपने इसे फैला दिया, तो यही फैलाने की क्रिया को ही टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टॉप ड्रेसिंग भी समझ गए होंगे। इसके बाद आता है विनोइंग, ओसौनी। ओसौनी क्या होती है? आप लोग गाँव में देखते होंगे सभी लोग ओसौनी का कार्य करते हैं। तो ओसौनी जो होती है यह एक विधि होती है जिसमें मिश्रण के भारी घटकों को हवा की सहायता से हल्के पदार्थों से अलग किया जाता है। दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक पंखा लगा देते हैं सब लोग, पंखे से हवा जाता है और यहाँ से ओसाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो वजन होता है, जो हमारा अनाज होता है वह नीचे गिर जाता है। उस अनाज में जो भूसा होता है या हल्के पदार्थ होते हैं वो उड़ के दूर चले जाते हैं। दोस्तों यही ओसौनी होती है, यही ओसावन होता है, विनोइंग होता है। तो विनोइंग वह विधि है जिसमें मिश्रण के भारी घटकों को हवा की सहायता से हल्के पदार्थों से अलग किया जाता है। इस विधि का उपयोग करके मड़ाई के बाद भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। तो यह दोस्तों होगी विनोइंग। आगे चलते हैं, देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एक है एचसीएन। एचसीएन, सॉरी, एचसीएन, इसे धुरीन अम्ल या पुशिक अम्ल भी कहते हैं या हाइड्रोसाइनिक अम्ल भी कहते हैं इसे। तो यह कारक जो होता है मुख्य रूप से ज्वार की फसल में पाया जाता है। जब ज्वार की फसल में, आप लोग इसको अच्छे समझिएगा, जरूर आएगा एग्जाम में। तो यह कारक मुख्य रूप से ज्वार की फसल में पाया जाता है जब ज्वार की फसल में पानी की कमी होती है और अधिक नाइट्रोजन उपयोग, विशेष रूप से फास्फोरस एवं पोटेशियम की कमी की दशा में धुरीन की मात्रा है जो है वह बढ़ती है। इसके बचाव के लिए हमें फसलों को पूर्ण परिपक्व अवस्था में ही काटकर पशुओं को खिलाना चाहिए। फसल की कटाई के समय किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए और 50 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की ज्वार की फसलों को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। अधिक मात्रा में पशुओं द्वारा ग्रहण किए जाने पर यह सियन धुरीन तत्व पशुओं की उत्पादकता को कम करता है और पशु बीमार हो जाता है तथा बहुत अधिक मात्रा होने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों यह था धुरीन या पुशिक अम्ल या एचसीएन अम्ल। एचसीएन अम्ल जो होता है मुख्य रूप से ज्वार के फसलों में पाया जाता है। तो इसीलिए हमें जो ज्वार है उसे जब तक 50 सेंटीमीटर करना हो जाए तब तक नहीं काट के पशुओं को खिलाना चाहिए और खिलाने से पहले खेत में, काटने से पहले खेत में नमी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे एचसीएन की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। और एचसीएन की मात्रा यदि पशुओं में ज़्यादा हो जाएगी तो पशु मर भी जाते हैं। और एचसीएन की मात्रा यदि पशु में होती है तो कम मात्रा होती है तो पशु की जो उत्पादन क्षमता, जैसे दोस्तों 5 लीटर दूध देगा तो 2 लीटर ही दूध देगा, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन। फसल उत्पादन विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, फसल उत्पादन तकनीक। तो यह होता क्या है? तो किसी क्षेत्र में किसी ऐच्छिक फसल का चुनाव करके उसकी खेती करके अनाज अथवा बीज उत्पादन करना ही फसल उत्पादन करना कहलाता है। जैसे दोस्तों आपका इतना बड़ा खेत है 1 बीघे का, आप वो कहेंगे कि मैं सिर्फ 4 बीघे खेत में ही अपनी फसल की बुआई करूंगा, तो यह आपकी इच्छा हुई कि आप अपनी इच्छा से अपने खेत में 4 बीघे में ही बुआई कर रहे हैं और अपने इच्छा अनुसार आप अपनी फसल की बुआई कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आपने इसमें गेहूं की बुआई की अपने इच्छा से,
इसके बाद इससे क्या होगा, आपको बीज प्राप्त होगा, फसल प्राप्त होगा। तो इसी प्रक्रिया को क्रॉप प्रोडक्शन कहा जाता है। तो किसी क्षेत्र में किसी ऐच्छिक फसल का चुनाव करके उसकी खेती करके अनाज उत्पादन अथवा बीज उत्पादन करने की क्रिया को ही फसल उत्पादन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद का दोस्तों जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को कुछ फसलों के वैज्ञानिक नाम, सॉरी एक क्वेश्चन और है मैं आप लोग बता देता हूँ, भूल गया था। टिक्का रोग दोस्तों जो होता है, टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज दोस्तों वो जो होता है मुख्य रूप से मूंगफली में होता है। यह रोग जो होता है वह सरसों स्पोरा अरेडिकोला दोस्तों एक फफूंदी आता है उसके कारण होता है। इसके द्वारा पौधे को बहुत ही क्षति होती है। इस प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के लक्षण नीचे की पत्ती पर दिखाई देते हैं। इन पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में ये धब्बे गोल चक्कर में बदल जाते हैं। इन धब्बों का जो व्यास होता है 1.6 मिलीमीटर होता है और धब्बों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है जिसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। तो दोस्तों यही मूंगफली का टिक्का रोग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिक्का रोग एग्जाम में आ सकता है। तो अब इसके अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे आप लोगों को चावल की खेती के विस्तार से वर्णन और मक्के की खेती का, मक्के का क्लासिफिकेशन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, मूंग, तो सभी क्रॉप को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को सिर्फ सुनना रहेगा, समझ में आ जाएगा इसी वीडियो की तरह। तो उम्मीद करते हैं हमने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।